ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। राइट, एक ऐसी लूप जो चार्जेस की बनी हुई है। ओके, तो एक लूप बना लेते हैं सबसे पहले इस तरह से। लेट अस कंसीडर अ लूप ऑफ चार्ज इस तरह से। राइट, इट्स अ सर्कुलर लूप और ये वर्टिकली रखी हुई है हमने यहाँ पर। राइट, और इस लूप के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। राइट, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है यहाँ पर वो आपका कांस्टेंट होगा या सेम होगा। राइट, नाउ कंसीडर द रेडियस ऑफ दिस लूप इज ए। राइट, अब हमें क्या करना है, इस पूरी लूप की वजह से किसी एक पॉइंट पे, जो पॉइंट इसकी एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है आगे, उसकी वजह से हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो इस लूप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो, जो टोटल चार्ज जिसकी लूप बनी हुई है वो टोटल चार्ज है आपके पास प्लस क्यू। राइट, टोटल चार्ज अगर हम सारे चार्ज को ऐड करें तो टोटल चार्ज हमारे पास बनने वाला है प्लस क्यू। राइट, चलो अब एक पॉइंट मार्क करते हैं इसकी एक्सिस के ऊपर। राइट, ये सेंटर है, इसको आप ओ मान सकते हो। राइट, सपोज करिए आपके पास एक पॉइंट पी है, समवेयर हियर इट इज अ पॉइंट पी, and at this point P you people wish to find the electric field due to this loop of charge. Okay, अच्छा, अब ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे लूप का एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन हम लोग कंसीडर करेंगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन। तो ये एलिमेंट्री पोर्शन मैंने चूज किया है ए बी। राइट, और इस ए बी एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ कंसीडर करके चलूंगा मैं डी एल। तो इस स्मॉल लेंथ के ऊपर जो टोटल चार्ज है हमारे पास वो कितना है, डी क्यू। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी पे इस स्मॉल लेंथ डी एल की वजह से या इस स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद टोटल रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अच्छा, अब ये मान लीजिए इस ए बी पोर्शन का मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट हमारे पास कौन सा है, सी। राइट, वैसे एक चीज यहाँ डिस्कस करने वाली है कि लेंथ ए बी जो इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि कभी कभी आप ये तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल कोइंसाइड भी मान सकते हो। राइट, ठीक है, पर यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए हम इनको अलग अलग मान रहे हैं, बहुत छोटी सी लेंथ है हमारे पास। राइट, अब इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज डी क्यू की वजह से, तो आप सी और पी पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालने आती है किसी भी चार्ज की वजह से। राइट, याद करिए, अगर आपके पास एक चार्ज क्यू है और अगर आप एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो इस पॉइंट पी पे आप रखते हो एक टेस्ट चार्ज। राइट, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। राइट, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब अगर यहाँ देखूं यहाँ पर, राइट, तो पॉइंट पी पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूं तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज डी क्यू। अब क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है, डी क्यू है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या मान सकते हैं, डी ई। राइट, ओके, डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डी क्यू। राइट, पूरे लूप की वजह से नहीं निकाल रहे हैं अभी हम लोग। ओके, चलिए, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, तो वेक्टर के रेजोल्यूशन हम लोगों को करने आते हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम अगर रिजॉल्व करें टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, राइट, तो आप लोग देखोगे इफ इट इज एंगल थीटा या थीटा मान सकते हो। राइट, तो इसके जो दो कंपोनेंट्स आएंगे, तो वन कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, ये कंपोनेंट होगा आपके पास डी ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट रहेगा आपके पास
DE साइन ऑफ थीटा। इतनी सी कहानी हमारे पास हो चुकी है यहाँ पर, राइट। ओके, हमने किया क्या, एक लूप लिया, उस पूरी लूप के ऊपर चार्ज कितना था Q, या फिर आप ये मान के चलिए कि ये लूप बनी ही चार्ज की थी और टोटल चार्ज कितना आपके पास Q। और ये करने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया AB जिसकी लेंथ है DL और उसके ऊपर चार्ज कितना है DQ। सो DQ चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो आई आपकी DE। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ गया यहाँ पर DE sin थीटा, राइट। ओके, चलिए, तो अब तक यहाँ तक की स्टोरी को अगर मैं थोड़ा सा कंपाइल करूं तो स्टोरी क्या रहेगी, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज प्लस Q विद रेडियस A, राइट, एंड लेट अ पॉइंट P। अब इस OP डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हो, मैं OP डिस्टेंस को x मान के चल रहा हूं, राइट। सो लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट AB, लेंथ DL, हैविंग चार्ज DQ। सो ड्यू टू दिस चार्ज DQ इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE, और इस DE को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, DE sin थीटा एंड DE cos थीटा। DE cos थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड DE sin थीटा इज द नॉर्मल कंपोनेंट। तो कुछ बुक्स में कभी कभी इसको आप लोग DEN भी बोल देते हैं, DEN बोल देते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले DE का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए DE का, राइट। सो अगर आप चेक करते हो DE इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज DQ, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन है अपने पास DQ, ओवर डिस्टेंस कितना है DQ और पॉइंट P के बीच में ये CP डिस्टेंस, सो CP स्क्वायर। इतनी सी कहानी हो गई हमारे पास, ओके। अच्छा, अब ये CP की वैल्यू कितनी आएगी, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर COP या फिर POC, जो मर्जी बोल लो, राइट। तो बेस B, परपेंडिकुलर P और H, राइट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट, आप लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल COP, अगर आप चेक करो तो COP में आपके पास क्या होगा, CP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर बेस, है ना, प्लस परपेंडिकुलर कितना आपके पास CO स्क्वायर, ऐसा कुछ, राइट। तो CP स्क्वायर कैन बी रिटर्न OP कितना आपके पास x स्क्वायर प्लस CO कितना आपके पास A, जिसका रेडियस है, आप इसको स्मॉल r भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो CP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस CP कैन बी रिटर्न रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आपका CP स्क्वायर और CP की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई, राइट। अच्छा, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो, राइट, तो यहाँ CP का वैल्यू पुट कर सकते हो, डायरेक्टली CP स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। DE आपके पास आ गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा आपके पास DQ, ओवर CP स्क्वायर है तो CP स्क्वायर कितना आएगा फिर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इतनी सी कहानी हो गई आपके पास, राइट। ओके, इसको आप मान के चल सकते हो इक्वेशन नंबर 2 मान के चल सकते हो, राइट। तो DE का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया है, DE का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत नहीं है, राइट। इससे आगे चलने से पहले, राइट, मैं इक्वेशन नंबर 2 को साइड में रख लेता हूं क्योंकि इसको हमें यूज करना है आगे, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, तो ये चीज आपकी गई, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ऊपर लिख के रख लेता हूँ, मीन्स DE इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सिर्फ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गई है, राइट। चलो, अच्छा, इसके बाद एक काम करते हैं, अगर आप चेक करो तो इस AB एलिमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट आप एक और एलिमेंट जो है वो चूज कर सकते हो, इस AB के बिल्कुल ऑपोजिट, और मैंने बिल्कुल ऑपोजिट एक एलिमेंट लिया A-B', ठीक है। और A'-B' की जो लेंथ है वो मैंने DL ले ली है, राइट। DL लेंथ है मतलब सेम लेंथ DL है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो इस DL लेंथ के ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी कितना आएगा आपके पास DQ आएगा, है ना।
तो अच्छा चेक कर लेते हैं, इस एलिमेंट ए डैश बी डैश की वजह से या इस चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है, राइट। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सेंटर पॉइंट आप मान सकते हो सी डैश, राइट। तो सी डैश को ज्वाइन करना पड़ेगा पॉइंट पी के साथ, अगर आप चेक करोगे तो, राइट। और ये पॉइंट पी पे अगर टेस्ट चार्ज को रखूं तो उसका मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये डायरेक्शन होगी आपकी डी ई डैश की। डी ई डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ए डैश बी डैश कंपोनेंट की वजह से है, राइट। ओके चलो अब एक काम करते हैं, इस डी ई डैश को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एंगल आपका थीटा है, राइट। अब डी ई डैश को अगर आप रिजॉल्व करते हो दो कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट आपका आएगा वर्टिकल और ये वर्टिकल कितना होगा, डी ई साइन ऑफ थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, सॉरी डी ई डैश मान रहा हूं ना, तो ये आएगा डी ई डैश कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो जो दो ऑपोजिट आपके एलिमेंट मैंने लिए उनकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिली डी ई और डी ई डैश, और उनको फर्दर अगर मैंने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, तो डी के कंपोनेंट मिले डी ई कॉस थीटा डी ई साइन थीटा, और डी ई डैश के कंपोनेंट मिले डी ई डैश कॉस थीटा और डी ई डैश साइन थीटा। ओके अब मैं यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई इज एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई डैश। डी ई और डी ई डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कैसे होगा सेम, साइड में करके कर लेते हैं इसको साइड में। देखो अगर आप डी ई डैश निकालना चाहो तो वो किसके बराबर आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। चार्ज बताओ, चार्ज कितना है इसके ऊपर, डी क्यू ओवर डिस्टेंस कितना है इसका, सी डैश पी स्क्वायर, अगर आप चेक करो सही ढंग से तो, राइट। और आगे देखो तो डी ई डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर, अब सी पी डैश स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बेस स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आप लेना चाहो तो, और परपेंडिकुलर मतलब ये कितना आएगा इसका रेडियस, यानी ये चीज कितनी आएगी, बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। बोलो एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है मैग्नीट्यूड की नहीं है, राइट। इसका मतलब डी का मैग्नीट्यूड डी ई डैश के बराबर है, राइट। अब अगर डी डैश और डी का मैग्नीट्यूड सेम है तो अब चेक करोगे यहां पर इट इज डी ई साइन थीटा एंड इट इज डी ई डैश साइन थीटा, क्योंकि डी ई और डी ई डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हैं, जो वेक्टर हैं, ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, राइट। और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां पर कैंसिल कर रहे हैं, राइट। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है आपके पास इन ऑपोजिट एलिमेंट का, राइट, वो नॉर्मल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें अलोंग दिस डायरेक्शन। अब ये इसको अलोंग पी एक्स बोल सकते हो आप, अलोंग पी एक्स बोल सकते हो। इज दैट क्लियर, राइट। ओके तो इसके नीचे आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो नॉर्मल कंपोनेंट डी ई एन, राइट, ओके, विल कैंसल ईच अदर। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होंगे डी कॉस डी साइन थीटा एंड डी डैश थीटा, वो एक दूसरे के इफेक्ट को या एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी अलोंग पी एक्स या अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। ओके तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपके वो कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। ओके ये सब लिखने के बाद आप डायरेक्टली आगे क्या कर सकते हो, राइट। ओके आपको डी कॉस थीटा निकालना है, ये डी ई कॉस थीटा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास डी ई कॉस थीटा निकालनी है, डी ई कॉस थीटा, यस डी ई कॉस थीटा, ये चीज का आपको पता होना चाहिए, राइट। अब ये डी ई कॉस थीटा जो है आपके पास ये अलोंग कौन सी एक्सिस पे के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको आप लिख सकते हो डी ई एक्स। ये कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे डी ई एक्स कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट, ये कितना आएगा हमारे पास, डी की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज आप उनके पास है, राइट। डी अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है इनटू ये कॉस थीटा की वैल्यू, तो राइट एंगल ट्राइंगल सी ओ पी में देखो
राइट। अब आपका कॉस जो है वो किसके बराबर होता है, याद करिए, पी बी पी एच एच बी, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको बताया गया पहले ही, साइन कॉस एंड टेन, राइट। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बेस कौन सा आपके पास, एक्स, ये आ गया आपके पास एक्स ओवर एच, एच कौन सा आपके पास, सीपी, और सीपी की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले, सीपी की वैल्यू आई थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर द रूट, ये वैल्यू आई थी आपके पास, ठीक है। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने निकालना है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल होगी, तो इसका मतलब डीई एक्स आपके पास आना चाहिए, डीई कॉस थीटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डीई की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दिया, ये इतना, और कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू मैंने राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लिया, यहां तक ये चीज हो गई, राइट। अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन में आप देखो तो सारी चीजें नोन है डी क्यू को छोड़ के, डी क्यू हमारे पास नहीं पता कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मानना चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ओके। अच्छा,